गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम आपका चैप्टर पढ़े थे चैप्टर 6 गवर्नमेंट एट अ सेंटर। इससे पहले हमने फर्स्ट पार्ट हम इसका कवर कर चुके हैं, जिसमें हमने लेजिस्लेटर के बारे में पढ़ा था। पार्लियामेंट क्या होती है, पार्लियामेंट में कौन कौन से हाउसेज आते हैं। एक तो लोकसभा आता है और एक राज्यसभा आता है। लोकसभा और राज्यसभा के में खड़े होने के लिए क्या क्या क्वालिफ़िकेशंस चाहिए होती हैं इनके मेंबर बनने के लिए, वो हमने देख लिया था। साथ में हमने देख लिया था कि एक वोटर होने के लिए क्या क्या क्वालिफ़िकेशंस की आवश्यकता होती है, कितने मेंबर्स होते हैं लोकसभा राज्यसभा में। ये सब हम फर्स्ट सेशन में कवर कर चुके हैं। इस सेशन में हम द पावर एंड फंक्शंस ऑफ पार्लियामेंट देखेंगे कि उनकी शक्तियाँ क्या है और उनके काम क्या क्या है, उन्हें पार्लियामेंट के क्या क्या कार्य है, वो हम इस सेशन में पढ़ेंगे। द मेन फंक्शंस ऑफ द पार्लियामेंट इज़ टू मेक लॉज। मतलब जो पार्लियामेंट है जिसमें राज्यसभा और लोकसभा दोनों आ जाती है, तो उनका सबसे मेन काम क्या होता है? लॉज बनाना, नियम बनाना। हमारी पूरी कंट्री है उसके सारे नियम बनाना। इट मेक्स लॉज फॉर द होल कंट्री एंड नॉट द ऑल सब्जेक्ट गिवन इन अ सेंट्रल लिस्ट। और जितने भी सेंट्रल लिस्ट में जितने भी सब्जेक्ट्स दिए होते हैं उस सब्जेक्ट्स के ऊपर ये लॉ बनाते हैं। सेंट्रल लिस्ट क्या होती है? अब ये क्वेश्चन आता है। हमारे इधर 3 लिस्ट होती है। एक तो सेंट्रल लिस्ट होती है, स्टेट लिस्ट होती है और द कॉन्करेंट लिस्ट होती है। अब मैं शॉर्ट में बता देती हूँ क्या होता है। सेंट्रल लिस्ट जो होती है उसके जो भी सब्जेक्ट्स होते हैं उसमें जैसे रेलवे हो गया, आर्मी हो गया, ये सब के डिसीजंस कौन लेता है? लोकसभा लेती है। ठीक है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, लोकसभा राज्यसभा दोनों लेते हैं इसके डिसीजंस, लेकिन जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, ठीक है, सेंट्रल हमने अभी देखा 2 गवर्नमेंट होती है। एक तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो पूरी इंडिया में उसके रूल्स लागू होते हैं, और एक गवर्नमेंट होती है जो स्टेट लेवल वाली गवर्नमेंट होती है। अपनी अपनी अलग अलग स्टेट्स की अलग अलग गवर्नमेंट होती है। तो सेंट्रल लिस्ट में जो भी टॉपिक्स आते हैं वो कौन कवर करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट जो होती है वो उसके लॉज बनाती है। इट ऑल्सो मेक्स लॉज ऑन अ सब्जेक्ट गिवन ऑन अ कॉन्करेंट लिस्ट। उसके साथ साथ जो कॉन्करेंट लिस्ट होते हैं जिसमें स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों मिलकर डिसीजंस बनाती है, लेती है और रूल्स बनाती है, नियम जो भी होते हैं वो बनाती है। लेकिन अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है दोनों के बीच में, अगर स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में अगर किसी भी तरीके का मतभेद हो जाता है, तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट जो डिसाइड करती है वो डिसाइडिंग फैक्टर होता है। दिस लॉज आर इन्फोर्स्ड इन अ होल कंट्री। और जो भी ये लॉज बनाते हैं ये पूरी कंट्री में, सेंट्रल गवर्नमेंट जो भी लॉज बनाती है ये पूरी कंट्री में लागू होते हैं। द पावर एंड फंक्शन ऑफ द पार्लियामेंट आर एज फॉलोज। टू मेक लॉज, सबसे पहला काम पार्लियामेंट जो करती है, सबसे पहली चीज़ क्या करती है? वो नियम बनाती है। द पार्लियामेंट कैन मेक लॉज ऑन ऑल द 97 सब्जेक्ट्स गिवन इन अ सेंट्रल लिस्ट। सेंट्रल लिस्ट में 97 सब्जेक्ट्स होते हैं। तो जो भी 97 सब्जेक्ट्स है, जो विषय होते हैं उस पर जो कानून बनाने होते हैं वो कौन बनाती है? सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती है। इट कैन ऑल्सो मेक लॉज ऑन अ 52 सब्जेक्ट मैंशन इन अ कॉन्करेंट लिस्ट। इसके साथ साथ जो कॉन्करेंट लिस्ट जो है, ठीक है, उसमें भी जो डिसीजंस लेने होते हैं, जो भी नियम बनाते होते हैं वो भी पार्लियामेंट बनाती है। इट ऑल्सो मेक्स लॉज ऑन अ सब्जेक्ट गिवन इन अ रेसिडरी लिस्ट फॉर टाइम टू टाइम। इसके साथ साथ जो रेसिडरी लिस्ट होती है, रेसिडरी लिस्ट मतलब जो कॉन्करेंट लिस्ट और सेंट्रल लिस्ट में जो सब्जेक्ट्स नहीं आते वो रेसिडरी लिस्ट में आते हैं। तो जो भी बचे हुए सब्जेक्ट्स होते हैं उस पर भी डिसीजंस और नियम कौन बनाता है? पार्लियामेंट ही बनाती है। तो पार्लियामेंट के सबसे मेन काम क्या होता है? लॉज को बनाना, नियम को बनाना। सेकेंड चीज़ है अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन मतलब हमारा जो संविधान है, उसमें जो अमेंडमेंट्स करने होते हैं, अमेंडमेंट्स का हिंदी अर्थ होता है संशोधन करना। और इसका मतलब है अमेंडमेंट का मतलब चेंजेस। जो हमारे 1950 में जो कॉन्स्टिट्यूशन बना था, हमारा जो संविधान बना था, उसमें अब तक में बहुत सारे कुछ चेंजेस आए हैं। ऑफ कोर्स जब समय के साथ साथ समय बढ़ता जाता है, समय निकलता जाता है, तो बहुत सारे चेंजेस आते हैं सोसाइटी में। तो उसके साथ कॉन्स्टिट्यूशन में भी कुछ चेंजेस करने पड़ते हैं। तो अमेंडमेंट का मतलब होता है चेंजेस। ठीक है, द पार्लियामेंट इज एम्पावर्ड टू मेक अमेंडमेंट्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन। पार्लियामेंट के पास ये पावर
होती है कि जो भी कॉन्स्टिट्यूशन है हमारी कंट्री का, हमने पढ़ा है कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में इससे पहले वाले चैप्टर्स में, तो जो भी हमारे संविधान है उसमें जो भी अमेंड करना रहता है, जो भी चेंजेस करने रहते हैं, वो काम कौन करता है? पार्लियामेंट करती है। Our Constitution was enforced on 26 जनवरी 1950। ये डेट सभी को याद होनी चाहिए। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कब लागू हुआ था, कब इन्फोर्स हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। There are so many changes that have taken place in the world in the last few years. India has also experienced many changes। तो उस समय से आज 1950 से लेकर अभी 2020 चल रहा है, तब तक बहुत सारे चेंजेस आए हैं हमारी कंट्री में, ठीक है। तो इंडिया ने पूरे वर्ल्ड में बहुत सारे चेंजेस आए, इसके साथ साथ इंडिया में भी बहुत सारे चेंजेस आए। देयरफॉर कीपिंग इन माइंड द नीड्स ऑफ द टाइम, अमेंडमेंट्स हैव बीन मेड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फ्रॉम टाइम टू टाइम। तो समय की जो बदलते समय को ध्यान में रखते हुए हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें भी बहुत सारे बदलाव किए गए। द फ्रेमर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैव टेकन केयर टू ले डाउन द प्रोसीजर फॉर अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ। अब आपके मन में एक क्वेश्चन आएगा कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन में जो 1950 में लिखा जो इन्फोर्स हुआ था, तो उसमें अगर हमें चेंजेस करने हैं तो हम कैसे चेंजेस करेंगे? ऐसा तो है नहीं, अगर आपकी नोटबुक तो है नहीं कि कुछ भी ऐड करना है तो आपने ऐड कर दिया, है ना। ऐसे तो जो प्रोसीजर होता है कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करने का, हमारे जो फ्रेमर्स थे कॉन्स्टिट्यूशन जिन्होंने बनाया था, वो इतने इंटेलिजेंट्स थे और उन्होंने इतने बारीकी से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था कि उन्होंने अगर कॉन्स्टिट्यूशन को फ्यूचर में अगर थोड़ा बदलाव करने पड़े तो बदलाव किस किस स्टेप से बदलाव कर सकते हैं, वो पूरी स्टेप्स भी उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन में ही लिख रखी थी कि अगर इस कॉन्स्टिट्यूशन में भी अगर कोई बदलाव करने हैं तो किस तरीके से वो बदलाव करेंगे, किस तरीके से वो अमेंडमेंट्स करेंगे, तो वो भी उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन में लिख रखा था। तो उसी के अनुसार कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस करते हैं, जो भी प्रोसीजर होता है, जो भी प्रोसेस होती है, उसके अनुसार पार्लियामेंट डिसीजन लेती है और पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करती है, अमेंड करती है। टिल सितंबर 2016, मतलब 2016 तक 101 अमेंडमेंट्स हैज़ बीन मेड इन आर कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब 2016 तक 101 अमेंडमेंट्स, 101 चेंजेस हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में कर चुके हैं। मतलब 1952 से लेके 2060 तक हमने 101 अमेंडमेंट्स चेंजेस हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में कर दिए हैं। फिर क्या ये कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने का काम भी, कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ चेंजेस करने का काम भी किसका होता है? पार्लियामेंट का होता है। उसके बाद कंट्रोल ओवर दी एग्जीक्यूटिव पे कंट्रोल भी एग्जीक्यूटिव हमने देखा कौन है, एग्जीक्यूटिव में कौन कौन मेंबर्स होते हैं। एग्जीक्यूटिव में प्राइम मिनिस्टर होते हैं, प्रेसिडेंट होते हैं, कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं, ठीक है। तो जो एग्जीक्यूटिव्स होते हैं उनके ऊपर भी पार्लियामेंट कंट्रोल रखता है, ठीक है, उनको भी कंट्रोल में रखता है। द सेंट्रल एग्जीक्यूटिव इज फॉर्म्ड फ्रॉम अमंगेस्ट द मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट। द पार्लियामेंट कंट्रोल्स द एग्जीक्यूटिव्स। तो एग्जीक्यूटिव्स हम किनको बोलते हैं? जो लोग सत्ता पर होते हैं, मतलब जो लोग पावर में होते हैं। जैसे अभी हमारा बीजेपी जो भारतीय जनता पार्टी है वो पावर में है। मिस्टर नरेंद्र मोदी जो है, हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, वो अभी पावर में है। तो वो क्या है? एग्जीक्यूटिव्स हैं। तो जो एग्जीक्यूटिव्स होते हैं उन पे कंट्रोल कौन रखता है? पार्लियामेंट रखती है। The central executive is formed from amongst the members of the parliament. The parliament control this executive. This is done by various methods like asking questions, supplementary question, agreement over the bills and non-agreement over passing of a bill, calling attention motion and passing no confidence motion. अब वो कैसे करते हैं, कैसे कंट्रोल करते हैं एग्जीक्यूटिव पे? तो वो बहुत सारे क्वेश्चंस पूछते हैं, ठीक है, सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस पूछते हैं, बहुत सारे एग्रीमेंट्स करते हैं कि ये बिल क्यों अच्छा है, क्यों अच्छा नहीं है, और नॉन एग्रीमेंट अगर कोई बिल अच्छा नहीं है तो उसे पास नहीं होने देते हैं। तो ये सब चीज़ें कंट्रोल कौन करके रखता है? क्यों किसी तरीके का करप्शन तो नहीं हो रहा है गवर्नमेंट में, तो कौन इंश्योर करता है? पार्लियामेंट इंश्योर करती है कि जो रूलिंग पार्टी है, ठीक है, जो सत्ता पर जो बैठे हैं, पावर में जो गवर्नमेंट है, वो जो जनता है, जो भी पीपल्स है और हमारी जो कंट्री है उसके साथ करप्शन नहीं कर रही है, ठीक है। ये कौन इंश्योर करता है? पार्लियामेंट इंश्योर करती है कि वो पूरा कंट्रोल रखती है एग्जीक्यूटिव्स पे। अब क्या है? फाइनेंशियल वर्क
the parliament exerts its control over the financial matters of the country. Every year it makes a policy on the income and allotment of the fund for the expenditure. अब एग्जीक्यूटिव पे कंट्रोल रखने के साथ साथ जो फाइनेंशियल वर्क जो होता है, फाइनेंशियल मतलब जो भी पैसे से रिलेटेड जो भी चीज़ें होती है वो भी पार्लियामेंट देखती है. क्या क्या देखती है? द पार्लियामेंट एक्सर्ट्स इट्स कंट्रोल ओवर द फाइनेंशियल मैटर्स ऑफ द कंट्री. एवरी ईयर इट मेक्स अ पॉलिसी ऑन द इनकम एंड द अलॉटमेंट ऑफ फंड फॉर द एक्सपेंडिचर. इसका मतलब है कि हर साल जो भी इनकम होगी और जो भी इनकम है, पॉलिसी जो भी पॉलिसी बनती है इनकम्स पे, ठीक है, इसके साथ साथ अलॉटमेंट ऑफ फंड्स, मतलब जो गवर्नमेंट के पास इतना ज़्यादा जो पैसा होता है, गवर्नमेंट के पास जो इतना फंड्स होते हैं उसको अलॉट कैसे किया जाए, कितना एजुकेशन में खर्च करा जाए, कितना रेलवेज़ में दिया जाए, कितना सोशल वेलफेयर में दिया जाए. बहुत सारे जो चीज़ें होती हैं उसमें पैसों की ज़रूरत, गवर्नमेंट बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर में कितना पैसा दिया जाए, तो अलग अलग इसमें पैसा देती है गवर्नमेंट, अलॉट करती है फंड्स को. तो वो भी कहाँ डिसाइड होता है? पार्लियामेंट में डिसाइड होता है. कितना एक्सपेंडिचर करेगी गवर्नमेंट, किस में करेगी, कितना एक्सपेंडिचर करेगी, वो भी पार्लियामेंट में डिसाइड होता है. इट फ्रेम्स द बजट एंड पासेज इट. एक बजट पास होता है, ठीक है, कि कितना पैसा है गवर्नमेंट के पास और वो कितने कितने फील्ड में, कितने कितने सेक्टर्स में उसको स्पेंड कर रही है, कि फार्मर्स को कितनी हेल्प कर रही है, फार्मर्स के लिए क्या पॉलिसी है, कितना बजट है, कितना हम फार्मर्स को हेल्प कर सकते हैं इस बजट में, ठीक है. ऐसे अलग अलग बजट्स होते हैं. तो उस बजट में ये सब लिखा होता है कि कितना कितना फंड है, कितना किसी सेक्टर्स में अलॉट किया जाएगा. तो ये भी कौन डिसाइड करता है? पार्लियामेंट करती है. द बिल्स विच डील विद फाइनेंसेस आर नोन एज मनी बिल. और जो फाइनेंसेस के साथ जो बिल डील करता है, जो फाइनेंसेस से रिलेटेड जो बिल होता है उसको क्या बोलते हैं? मनी बिल बोलते हैं. A money bill can be introduced in a Lok Sabha only by the finance minister after getting consent of the president. जो मनी बिल होता है, ठीक है, जो मनी के बारे में है कि गवर्नमेंट के पास इतना मनी है, वो इतने इतने सेक्टर्स में इतनी इतनी जगह पर उसे खर्च करने वाली है. तो ये जो मनी बिल होता है वो कौन इंट्रोड्यूस करता है? वो सिर्फ लोकसभा जो है, निम्न सदन जो है, उसमें ही जो फाइनेंस मिनिस्टर जो होते हैं, ठीक है, फाइनेंस मिनिस्टर जो वित्त मंत्री जो होते हैं, वही ये जो बिल है उसको प्रेजेंट करते हैं, वही इस बिल को इंट्रोड्यूस करते हैं. और कब इंट्रोड्यूस करते हैं? जब उनको प्रेसिडेंट से परमिशन, कंसेंट मिल जाती है उसके बाद. तो पार्लियामेंट अब फोर्थ चीज़ क्या देखती है कि फाइनेंशियल वर्क, जो पैसों से रिलेटेड जो भी चीज़ें होती हैं वो भी पार्लियामेंट देखती है. अब फिफ्थ है सेशंस ऑफ द पार्लियामेंट. मतलब पार्लियामेंट के सेशंस किस तरीके से होंगे? जैसे आपकी क्लासेस होती हैं वैसे ही पार्लियामेंट के सेशंस जो होते हैं वो कैसे होते हैं? इट इज़ एसेंशियल दैट द हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट, लोकसभा और राज्यसभा, लोकसभा और राज्यसभा को हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट भी कहते हैं. तो जो हाउसेस है पार्लियामेंट के हैव अ लिस्ट 2 सेशंस एनुअली मतलब पूरे साल में कम से कम उनके 2 सेशंस होने चाहिए. There must not be a gap of more than 6 months between these 2 sessions. वो जो 2 सेशंस होते हैं साल में, उनके बीच में 6 महीने से ज़्यादा की गैप नहीं होना चाहिए. मतलब 5 महीने या फिर 6 महीने के अंडर एक सेशन होना चाहिए और दूसरा सेशन उसके बाद होना चाहिए. द प्रेसिडेंट हैज़ अ पावर टू समन द सेशन ऑफ द पार्लियामेंट एंड टू प्रोग्यू इट. इसका मतलब है कि जो प्रेसिडेंट जो होते हैं, हमारे राष्ट्रपति जो होते हैं, राष्ट्रपति के पास ये पावर होती है कि वो कभी भी इन सेशंस को बुला सकते हैं, समन कर सकते हैं कोई भी डिसीजंस लेने के लिए, उसको प्रोगेट करने के लिए. अब है लास्ट है कोरम. By quorum we mean the minimum number of members who must be present during a sitting in a house. अब क्या quorum का मतलब है कि minimum number of members होने चाहिए. minimum number of members मतलब कि जैसे आपकी क्लास होती है, क्लास में अगर जैसे कभी कभी कोई अभी तो कोरोना की वजह से क्लासेस नहीं लग रही हैं, लेकिन जब पहले क्लासेस लगती थी तब जैसे दिवाली कोई फेस्टिवल आ गया तो फेस्टिवल के बाद बहुत कम बच्चे प्रेजेंट होते थे, ठीक है. धीरे धीरे फिर उनकी जो
अटेंडेंस होती थी कोई भी फेस्टिवल के बाद थोड़ी कम हो जाती थी, उसके बाद वापस से फिर वो ट्रैक पे आ जाती थी कोई भी फेस्टिवल ख़त्म होने के बाद। तो वैसे ही कोरम मतलब जो मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स, मतलब दोनों हाउसेस में, राज्यसभा और जो भी हाउसेस होते हैं वो वाले हाउसेस में मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स होने चाहिए। ऐसे नहीं कि 1 या 2 या 3 मेंबर्स आ रहे हैं, ठीक है, मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स होने चाहिए। एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर अ सिटिंग इन बोथ द हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट एट लीस्ट 10% मेंबर्स मस्ट बी अवेलेबल, मस्ट बी प्रेजेंट, मतलब कि 10% मेंबर्स तो प्रेजेंट होने ही चाहिए, ठीक है। अगर पार्लियामेंट का कोई भी सेशन हो रहा है तो कम से कम 10% मेंबर्स तो वहाँ पर प्रेजेंट होने चाहिए। अब 10% कैसे, जैसे अगर लोकसभा का हो रहा है तो अगर लोकसभा तो 10% निकालेंगे तो मैक्सिमम 54 लोग होने चाहिए, 54 मेंबर्स होने चाहिए, सदस्य होने चाहिए। और अगर राज्यसभा का निकालेंगे तो 250 का 10% निकालेंगे तो मतलब 25 मेंबर्स प्रेजेंट होने चाहिए। लोकसभा के लिए 54 और राज्यसभा के लिए 25 मेंबर्स प्रेजेंट होने चाहिए सेशंस में, ठीक है। तो इस सेशन में हमने क्या डिस्कस करा, पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ पार्लियामेंट, पार्लियामेंट के काम क्या है, कार्य क्या है, उनकी शक्तियाँ क्या क्या है। टू मेक लॉज, उनका सबसे पहला काम होता है, सबसे मेन काम होता है लॉज बनाना, नियम कानून बनाना देश के लिए, ठीक है। वो सेंट्रल लिस्ट में के लिए कानून बनाते हैं, कॉन्करेंट लिस्ट के लिए कानून बनाते हैं, और रेसिड्यूरी लिस्ट जो होती है जिसके बचे हुए जो टॉपिक्स होते हैं उसमें आ जाते हैं, उसमें भी कानून बनाते हैं। अमेंडमेंट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन में अगर कोई भी चेंजेस करने होते हैं, 1950 में हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन बना था उसमें अगर जो भी चेंजेस करने होते हैं समय के साथ, तो वो चेंजेस कौन करता है, वो चेंजेस पार्लियामेंट के मेंबर्स ही करते हैं। इसके साथ साथ कंट्रोल ओवर द एग्जीक्यूटिव्स जो होते हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर होते हैं, प्रेसिडेंट होते हैं, कैबिनेट मिनिस्टर्स जो होते हैं, उनके ऊपर भी कंट्रोल रखना पड़ता है, ठीक है। जो लोग पावर में होते हैं कभी कभी वो अपने पावर का मिसयूज़ भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एग्जीक्यूटिव्स ऐसा ना करें, कौन इंश्योर करता है, ये पार्लियामेंट इंश्योर करती है, उन पे पूरा कंट्रोल रखती है। फिर फाइनेंशियल वर्क मतलब पैसों से रिलेटेड जो भी काम होता है वो भी पार्लियामेंट करती है। जैसे अगर कोई भी बजट है, कितना पैसा है गवर्नमेंट के पास, वो कितने चीज़ों में वो खर्च करने वाली है, तो ये भी पार्लियामेंट डिसाइड करती है, एक बजट डिसाइड होता है। सेशंस ऑफ द पार्लियामेंट के सेशंस जो होते हैं वो कितने होते हैं, सेशंस कम से कम 2 सेशंस होते हैं एनुअली, ठीक है। और उन दोनों के बीच में 6 महीने से ज़्यादा की गैप नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और कौन बुलाता है ये मीटिंग, प्रेसिडेंट भी बुला सकते हैं, ठीक है। अब लास्ट था क्वेरम का मतलब कि अगर सेशंस हो रहे हैं पार्लियामेंट के तो कम से कम 10% लोग उसमें प्रेजेंट होने चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता कि 40% लोग ही मतलब 40 लोग ही आए हैं, जबकि 54 आने चाहिए। लोकसभा में 10% मेंबर्स प्रेजेंट होने चाहिए, ठीक है। इससे मतलब है कि मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स प्रेजेंट होने चाहिए। ये हमने इस सेशन में यहीं तक डिस्कस करेंगे। अगले सेशन में हम डिस्कस करेंगे कि कोई भी लॉ जो होता है, कोई भी कानून होता है, वो कैसे बनता है, हाउ अ लॉ इज़ मेड। ये हम आपके 3rd सेशन जो होगा उसमें डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।